Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. In this video we will cover the newspaper of 28th March 2025. देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट आया है. First of all, Europe's coalition of the willing weighs more Ukraine aid and peacekeeping force. तो जैसा कि हमें पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, he has been threatening to withdraw support from Ukraine. और उनकी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की जो स्पैट हुई व्हाइट हाउस में, वो भी हम सब ने देखी. एंड हाउ बिग ऑफ अ कंट्रोवर्सी इट बिकेम. अब जब यूरोप को पता है कि यूएसए अपना हाथ पीछे खींच रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने में, तो यूरोप एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाने की बात कर रही है. कोलिशन ऑफ द विलिंग का मतलब है कि नेटो माइनस यूएसए. लार्जली उसका मतलब यही है कि पूरी नेटो जो है वो अभी तक यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा उसका मेंबर है यानी कि यूएसए, वो अब थोड़ा अनविलिंग हो रहा है कि हम यूक्रेन को क्यों सपोर्ट करें. तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम यूक्रेन को इतनी ज्यादा फंडिंग दे चुके हैं, जो कि विच अमाउंट्स टू लाइक 300-400 बिलियन डॉलर्स. तो उसके बदले में या तो यूक्रेन हमें अपने क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स दे दे, राइट, जो ऑफ कोर्स यूक्रेन इज नॉट विलिंग टू डू. तो अब जो बाकी के नेटो मेंबर्स हैं, जिसमें ज्यादातर यूरोप की कंट्रीज आती हैं, उन सब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने सोचा है कि हमें कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाएं ताकि हम लोग यूक्रेन को एड देते रहें. वही एड जो अब तक यूएसए से आ रही थी, अब यूरोप उनको एड ज्यादा देनी शुरू करे. बिकॉज ट्रंप के हाथ पीछे खींचने के काफी रीजंस हैं. पहला रीजन तो ये है दैट ही इज वेइंग एवरीथिंग विच हैज वेड यूएस डाउन. तो हर वो इनिशिएटिव जिसमें यूएसए ने कभी ना कभी कंट्रीब्यूट किया है या कर रहा है, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप वे दोबारा से वे इन कर रहे हैं कि भाई हम क्यों यूक्रेन की हेल्प करें. यूक्रेन तो हमारे कॉन्टिनेंट में भी नहीं है. तो अगर यूक्रेन की किसी को हेल्प करनी चाहिए तो वो यूरोप को करनी चाहिए, बिकॉज भाई आपका बॉर्डर शेयर होता है, हमारा कहाँ बॉर्डर शेयर होता है. वी हैव एन अटलांटिक इन बिटवीन. तो इस तरह की बातें हैं. इसी तरह से उन्होंने डब्ल्यू से जो है एग्जिट कर लिया है, UNFCCC से एग्जिट कर लिया है, जो पेरिस अग्रीमेंट था. तो एक एक करके ही इज लाइक रिप्रेजेंटिंग द अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ऑफ यूएसए. तो अब इस वजह से यूक्रेन में वॉर तो चलाई रखनी है, अदरवाइज रशिया जो है वो यूक्रेन को जीत लेगा. तो इसलिए यूक्रेन को एड चलाए रखने के लिए अब फ्रांस और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज, जो कि नेटो की मेंबर्स हैं, इन्होंने सोचा है कि हम एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाएंगे ताकि हम यूक्रेन को और ज्यादा एड दें, ताकि यूएसए से जो एड कम हो रही है उसको हम फिल इन कर पाए. और यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स का भी एक प्रपोजल जो है वो डिस्कस हुआ. तो फ्रांस ने 30 वर्ल्ड लीडर्स को होस्ट किया है रिसेंटली. ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर कायर स्टार्मर हैं. तो इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को होस्ट किया, प्लस 30 और कंट्रीज के लीडर्स को, जिसमें नेटो का चीफ और यूरोपियन यूनियन का चीफ भी शामिल है. इनको भी इन्होंने एक मीटिंग होस्ट की. एंड दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू मेक अ कोलिशन ऑफ द विलिंग, जो कि यूक्रेन को एड करती रहेगी ताकि रशिया उस वॉर में जीत ना पाए. सो दैट दिस इज हाउ जियोपॉलिटिक्स इज चेंजिंग जस्ट बिकॉज वन पर्सन हैज बिकम द प्रेसिडेंट. नॉट टू से कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. बिकॉज एज डॉक्टर एस जयशंकर सेड वेरी राइटली सो, कि भाई ही इज अ नेशनलिस्ट. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात कही है कि भाई मिस्टर ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट, ही इज एन अमेरिकन नेशनलिस्ट. तो वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं. इसी तरह इंडियन हम लोग भी नेशनलिस्ट हैं, हम भी इंडिया की प्रायोरिटीज को नंबर वन पे रखते हैं. तो अगर ऐसा करने से यूएसए, जो दूसरे देशों में इन्वॉल्वमेंट रखता था या इंटरफेयर करता था, वो अगर उससे पीछे हाथ खींच रहा है तो ये अच्छी बात होनी चाहिए. सो उसको जज करना या ना जज करना, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक कंट्री एक सॉवरेन एंटिटी है, उसे किसी दूसरी कंट्री के मामलों में हेल्प करनी है या नहीं करनी है, या इंटरफेयर करना है या नहीं करना है, ये उसकी सॉवरेन इशू है. तो अगर वो नहीं कर रहे हैं इट्स फाइन. बस वो पूरी दुनिया को पता इसलिए चल रहा है क्योंकि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है. इसलिए जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस काफी दूर तक जाते हैं. So now USA pulling its hand out of Ukraine means that Ukraine's war is going to lose pace. But then to fill up that space, the European countries are going to have to weigh in. उसके बाद उसी से मिलती जुलती एक न्यूज, Khamenei aide says Iran is ready for indirect US talks. ईरान और यूएसए के बीच में
जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, 2015 में साइन हुई थी, करीब 10 साल के नेगोशिएशंस के बाद. So in the words of then US President Barack Obama, it was one of the biggest achievements of his career that he was able to bring Iran to the negotiation table, and he was able to you can say, to downsize Iran's nuclear program in exchange of lifting sanctions from Iran. लेकिन अब पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने 2017 में अनाउंस कर दिया था प्रेसिडेंट बनते ही कि वो ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर रहे हैं. और उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया था कि भाई इस डील में यूएसए ने थोड़ा सा लेवरेज दे दिया ईरान को, कि इतना की लेवरेज भी नहीं देना चाहिए था, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया. अब जैसे उन्होंने विड्रॉ किया, दोबारा सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए, तो ईरान की जो लीडरशिप थी, नाउ इट गॉट इरिटेटेड, तो उन्होंने भी पैक्ट से विड्रॉ कर लिया. तो इस वजह से पैक्ट जो था वो खत्म हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील. फिर ईरान ने दोबारा से यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया, फिर से वेपन्स प्रोग्राम शुरू कर दिया. अब बीच में जो बाइडेन का 4 साल का टेन्योर आया, उसके बाद अब फिर से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं. अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनेई, इन्होंने दोबारा से एक ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अब दोबारा अगर हमें JCPOA या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को रिवाइव करना है, देन वी आर रेडी फॉर दोज टॉक्स प्रोवाइडेड द यूएस आल्सो इज. राइट. ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 10 साल के नेगोशिएशंस के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, और उससे एक कंट्री ने यूनिलेटरली विड्रॉ कर दिया. सो अब दोबारा वो डील कब रिवाइव हो पाएगी, दिस इज एनीबडीज गेस. पर हाँ, ये मिडल ईस्ट में अभी जितने कुछ भी पिछले 2 सालों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसके बाद ये डील का दोबारा रिवाइव हो पाना काफ़ी मुश्किल है, पर काफ़ी सिग्निफिकेंट भी. तो अगर ये हो गया, नथिंग लाइक दैट. पर अभी ये होना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि ईरान के जो सपोर्टेड रेबल्स हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हौथीज हो, हाउथीज स्पेशली जो कि यमन के हैं. तो हाउथी रेबल्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये यमन के हैं. इन हाउथी रेबल्स पे यूएसए ने अभी अभी अटैक्स किए हैं. सो इट्स वेरी अनलाइकली दैट ईरान एंड यूएसए आर गोइंग टू कम एट अ सिंगल नेगोशिएशन टेबल. काफी डिफिकल्ट है ये होना, पर अगर ये हो पाया, नथिंग लाइक इट. देन मिलती जुलती एक न्यूज, व्लादिमीर पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया, एंड this is going to be his first visit since the war in Ukraine began. यूक्रेन की वॉर फरवरी 2022 में शुरू हुई थी. I have to put a lot of pressure on my brain to process this, because 3 साल से ऊपर हो गए इस वॉर को चलते हुए. और जब ये वॉर शुरू हुई थी तो सबका यही मानना था कि भाई कितना ही टाइम चल पाएगी वॉर, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना. एंड here we are, more than 3 years have passed, and since the war is not even near any end. तो 3 साल से ऊपर हो गए हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन कैपिटल हैज बिन डिस्ट्रॉयड, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो उस वॉर के शुरू होने के बाद से पहली बार व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट कर रहे हैं, और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लेवरोव, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेज की है कि भाई एक आपने बैलेंस्ड पोजीशन ली है इस कन्फ्लिक्ट पे. वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं मानता है कि इंडिया ने एक बैलेंस पोजीशन ली है. वेस्टर्न मीडिया को लगता है कि, या वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा लगता है दैट इंडिया इज प्रो रशिया. लेकिन बार बार ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे दो सबसे अथॉरिटेटिव वॉइसेस, एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दोनों ने बार बार ये बात कही है कि भाई दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. हमारी मर्जी है, हम प्रो वेस्ट हैं या एंटी वेस्ट हैं, हम प्रो रशिया हैं या एंटी रशिया हैं, या हम इस बाइनरी में फॉल नहीं करते हैं. हमारी ये चॉइस है कि हम इस बाइनरी में पढ़ना ही नहीं चाहते. सो एस जयशंकर एप्टली पुट इट, ही सेज दैट every global problem which is Europe's problems becomes global problem, but every other country's problem is not Europe's problem. So why this double standard? यूरोप में अगर कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया उसको देखे, उस पर उसको तवज्जो दे, लेकिन पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है उसको यूरोप कभी तवज्जो नहीं देता. सो दैट इज नॉट अवर आइडियोलॉजी. हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेंगे. हमारी मर्जी है हमने दोनों साइड से अच्छी बना के रखनी है, हमारी मर्जी है हमने किसी एक से बना के रखनी है, हमारी मर्जी है हमने दोनों से नहीं बना के रखनी. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. तो हमारी मर्जी है कि हमने दोनों से बना के रखी हुई है. वी हैव रियली गुड रिलेशंस विद रशिया, वी हैव इक्वली गुड रिलेशंस विद यूरोप एज वेल एज यूएसए, और यूक्रेन के साथ भी. और इसी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मल्टीपल टाइम्स इंटरमीडिएट करने के लिए ऑफर भी किया है. गुड ऑफिस ऑफर किए हैं इंडिया ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के, दैट वी आर विलिंग टू
hold talks or be a negotiator between Ukraine and Russia. अब वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं वो अलग बात है, बट वी हैव shown this sort of inclination because India is trying to be a peacemaker here. तो अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारा ये स्टैंड प्रेज किया है दैट दिस इज द बैलेंस पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। तो अब पुतिन इंडिया विजिट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ बनेंगी बिकॉज पुतिन ने आई थिंक एक आधी कंट्री को छोड़ के ही विजिटेड चाइना आई थिंक, उसके अलावा उन्होंने कहीं विजिट नहीं किया। सिग्निफिकेंटली 2023 में G20 समिट जो कि इंडिया में हुई थी उसमें भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, उन्होंने सर्गी लैवरोव को भेज दिया था, या आई थिंक अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा था, आई एम नॉट श्योर, बट ही डिड नॉट विजिट बिकॉज उस वक्त उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक वारंट इशू किया हुआ था और इंडिया उसे कभी वायलेट करता नहीं। तो पुतिन उस वक्त इंडिया नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना मिनिस्टर भेज दिया था और उस मिनिस्टर के साथ भी बाकी के G20 लीडर्स एक कॉमन फोटोग्राफ में आने को रेडी नहीं थे, जो वो एक एंड में फैमिली फोटोग्राफ होती है, दे वर नॉट विलिंग टू डू दैट। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने रातों रात बैठ के डिसीजन लिया कि ऐसी कौन सी एक फोटोग्राफ होगी जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स एक फोटो में आने को रेडी हो जाए, एंड दे डिसाइडेड दैट राजघाट इज गोइंग टू बी दैट प्लेस। तो उन्होंने दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए सबका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया रातों रात, और सुबह सुबह 6-7 बजे सारे वर्ल्ड लीडर्स वहां पहुंचे इंक्लूडिंग द रशियन मिनिस्टर, और उन सबकी एक फोटोग्राफ आ गई जो कि आज भी G20 की आइकॉनिक फोटोग्राफ बन चुकी है। एंड दैट वे वी वर एबल टू डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। एक तीर से दो निशाने किए हमने। पहला, हमने कंसेंसस बना के दिखा दिया कि देखो सभी लोग एक फोटो में आ गए, और दूसरा हमने महात्मा गांधी जो कि वैसे ही दुनिया की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है उन्हें और बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट कर दिया that this is the father of the nation, this is Mahatma Gandhi, and the whole world bows before him, and that becomes the iconic G20 image of India's hosting वासुदेव कुटुंबकम। काफी अच्छा वो स्टेप था। तो उस वक्त भी पुतिन नहीं आए थे 2023 में। अब जब वो आएंगे तो क्या क्या अग्रीमेंट साइन होते हैं, वॉर के ऊपर क्या बातचीत होती है, कितनी ये चीज़ें आगे जाती हैं, बिकॉज द होल वर्ल्ड नोज दैट इंडिया रशिया रिलेशनशिप इज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेशनशिप, कोई ऐसा शायद मुद्दा है ही नहीं जिस पे हम रशिया से एंगेज नहीं करते हो। सो इट्स एन ऑल वेदर रिलेशनशिप। तो इस वजह से क्या क्या इस विजिट में रहेगा दैट विल बी कवर्ड वेरी इंटेंसली बाय द मीडिया। देन एडिटोरियल की बात करें तो एक एडिटोरियल आया हुआ है री एंगेजिंग ढाका। इस एडिटोरियल में क्रक्स ये बताया गया है कि पिछले कुछ 7-8 महीनों से जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट को आउस्ट किया गया है बांग्लादेश से, और वो अब इंडिया में न्यू दिल्ली में है, और वहां पे मोहम्मद यूनुस जी की एक चीफ एडवाइजरी में एक सरकार बनी हुई है या केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हुई है, उसके बाद से इंडिया के रिलेशंस ऑलमोस्ट बंद हैं बांग्लादेश के साथ। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बांग्लादेश से हमारे सबसे अच्छे रिलेशंस रहे हैं कभी, अब तक भी। शेख हसीना गवर्नमेंट थोड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट मानी जाती है, तब तक भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। ट्रेड हमारा अच्छा रहा है, बहुत सारे रूट्स हमने थ्रू बांग्लादेश निकाले हैं जो कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए हैं, चाहे वो हाईवे हो जो कि वेस्ट बंगाल को असम से कनेक्ट करता है, चाहे वो अगरतला खौरा रेलवे लिंक हो, चाहे वो पोर्ट्स कनेक्टिविटी हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे। लेकिन अब जब से पिछले 7-8 महीने से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी नीचे चले गए हैं। तो अभी रिसेंटली 26 मार्च को बांग्लादेश के नेशनल डे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जिससे कि एक बार फिर से थोड़ी उम्मीद जगी है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और हम इस गवर्नमेंट से ज़्यादा इसलिए एंगेज नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ केयर टेकर गवर्नमेंट। आज नहीं तो कल वहाँ इलेक्शंस होंगे, फिर से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, होपफुली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, फिर उसके साथ एंगेज करने का हमें फ़ायदा है। लेकिन तब तक वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे अभी तो रिलेशन खराब ही हो रहे हैं। ट्रेड हमारा काफ़ी हद तक रुका हुआ है। देन वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, हिंदूज के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, उससे रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं हमारे बीच में। एंड टू टॉप इट अप ऑल, बांग्लादेश के पाकिस्तान और चाइना के साथ रिलेशंस और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का ज्वाइन करना हो, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप हो, और पाकिस्तान के साथ तो उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आवर प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद एन एक्सिस बीइंग फॉर्म्ड। हम ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना को एक्सिस ऑफ द ईविल कहते हैं। ऐसे पे अगर कोई तीसरा कंट्री ऐड हो जाएगी देन इट डज नॉट बोड वेल फॉर इंडिया।
और कंसिडरिंग कि इंडिया अपना सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, सो इट्स नॉट गुड। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर उसके साथ लगता है, वेस्ट बंगाल का लगता है, काफ़ी सेंसिटिव स्टेट्स हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, या बांग्लादेश कहीं प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना सेंटिमेंट ना ले ले। सो इट्स एन एप्ट टाइम कि हमें बांग्लादेश के साथ एंगेज करना शुरू कर देना चाहिए। सो इंडिया शुड टॉक विद द यूनुस रिजीम मोर एंड मोर। इवेंचुअली वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से रिप्लेस होगी, यस, बट द ग्राउंड शुड बी लेड राइट नाउ। अभी धीरे धीरे हमें ट्रेड, कॉमर्स पे, टूरिज्म, टेररिज्म, सब चीज़ों पे एंगेज करना चाहिए बांग्लादेश के साथ। और वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी और बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी सेफ गार्ड के ऊपर भी हमें बांग्लादेश से बातचीत करनी चाहिए। सो दिस इज द आर्टिकल ऑन बांग्लादेश, कि हमारे अच्छे रिलेशन कुछ देर से उनके साथ नहीं चल रहे हैं, बट हमें और एंगेज करना पड़ेगा इन व्यू ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसी के साथ जब हम गुजराल डॉक्ट्रिन को क्लब करते हैं, तो उसका मतलब ये है, गुजराल डॉक्ट्रिन अगर मैं एक वर्ड में बताऊं, तो इट्स कॉल्ड नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी इन डीलिंग विद इमीडिएट नेबर्स, यानी कि जो हमसे छोटे देश हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हमारी बाउंड्री टच होती है। सो इट इंक्लूड्स नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट, छोटे छोटे देश जिनसे हमारी बाउंड्री टच होती है। इन सब के केस में हमें नॉन रेसिप्रोसिटी की अप्रोच अपनानी होती, यानी हम कुछ दें इनको, बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें। दिस इज गुजराल डॉक्ट्रिन। सो नॉन रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपने कुछ दिया और लिया, गिव एंड टेक अप्रोच नहीं चलेगी। दिस इज व्हाट गुजराल डॉक्ट्रिन सेज। तो अब ठीक है, अगर हम ये अप्रोच चला रहे हैं कि हम उन्हें उनके नेशनल डे पे विश कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके उन्हें उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ट्रेड टूरिज्म रिवाइव कर रहे हैं, तो this is Gujarat Doctrine, and this goes in line with India's foreign policy. So this has to be the benchmark of India's foreign policy as far as neighborhood is concerned. Neighborhood first and Gujarat Doctrine. So let's see आने वाले कुछ महीनों में इंडो बांग्लादेश रिलेशंस किस ट्रेजेक्टरी पे जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टूडेंट सुसाइड्स को देखते हुए एक टास्क फोर्स बनाई है, एक जज के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जज की चेयरमैनशिप में। तो अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, एक लोकल इंसिडेंट हुआ है चंडीगढ़ के पास, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उस पर एक साइबर क्राइम का आरोप था, जो कि उसने किया भी नहीं था। तो पुलिस ने उसको पता नहीं किस तरह से मेंटली हरास किया है, क्या किया, ही कमिटेड सुसाइड। तो अभी उसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डेटा एनालाइज किया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 2022 में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड। And mind you, this is not suicide data. This is student suicide data. स्टूडेंट सुसाइड, इसके अलावा और हजारों तरह की सुसाइड्स हैं। कोई ग्रोन अप एडल्ट सुसाइड कर रहा है, वो अलग है। कोई फीमेल लेट्स से डाउरी की वजह से सुसाइड कर रही है, कोई फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, वो सब अलग हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट सुसाइड्स हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो स्कूल जा रहे हैं या मैक्सिमम कॉलेज जा रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आउट ऑफ द स्ट्रेस इम्पोज्ड बाय द सिस्टम दे कमिट सुसाइड। ये सिर्फ वो वाले सुसाइड हैं। सो सच अ ग्रिम पिक्चर इट इज। 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया 2022 में। बहुत ही ज्यादा हेनस ये बात कही जा सकती है, और ये वेरीफाइबल डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसके हेड होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्र भट्ट। और ये इसके लिए एक पिटीशन दाखिल हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि पिछले 10 सालों में 70% इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट सुसाइड्स में। अब क्यों होता है भाई स्टूडेंट सुसाइड? वी नो एकेडमिक प्रेशर, राइट, फाइनेंशियल बर्डन्स, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सो मेनी ग्राउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कास्ट, क्रीड, व्हाट नॉट। तो जो एक बच्चे का दिमाग होता है, रादर 8-9 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चों का जो दिमाग होता है टीन एज में भी, इट्स वेरी इम्प्रेशनेबल। वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर जाते हैं। देयर माइंड इज़ वेरी इम्प्रेशनेबल। इस वजह से वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए। तो टास्क फोर्स जो है ये बनाना एक फर्स्ट स्टेप है। इस एडिटोरियल में यही कहा गया है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और टास्क फोर्स बनाना सही भी है, लेकिन बस बात यही रुक ना जाए, बात आगे बढ़े।
जैसे हमने एक प्रीवियस एडिटोरियल में भी किया था कि रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पैसे मिले हैं बहुत सारे, जो फायर टेंडर्स वहां पे आग बुझाने गए थे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। बट बात वहीं खत्म ना हो जाए, उस कमेटी की रिपोर्ट आए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। इट इज वेन यू टेक समथिंग टू एन एंड, टू अ कंक्लूजन, वेन द क्लोजर कैन बी फेल्ट। यहां पर भी वो क्लोजर कैसे आएगा? जब ये टास्क फोर्स की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को बनाने में स्टेक होल्डर अप्रोच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पीयर ग्रुप, गवर्नमेंट, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, सबके साथ मिलकर इसके ऊपर विचार किया जाए कि कैसे स्टूडेंट्स पे इन एक एक चीज को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि आज हमें पता ही है कि हाइपर कंपेटिटिव हमारा वर्ल्ड है, और एकेडमिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है बच्चों पर, दैट इट हैज बिकम एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट लाइफ, और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो स्टेक होल्डर अप्रोच या मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच में हमें सबसे पूछ के कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सारे इनपुट्स लेके फिर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सभी अपना रोल बखूबी प्ले करें। अगर ऐसा होता है तब तो ये नंबर कम होगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। गवर्नमेंट के पार्ट पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने ये टारगेट रखा था कि भाई इंडिविजुअल्स को नर्चर करना है। हमने कोई फैक्ट्री नहीं बना देनी जहां पे एक ही तरह के बच्चे बन के निकल रहे हैं। इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल मॉडल। और ये न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती भी है कि जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो एक तरह के सब्जेक्ट चूज करे, ये जरूरी नहीं है। अब अगर आप नॉन मेडिकल कर रहे हैं, यू कैन चूज अ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहे हैं, आप साथ में साइकोलॉजी ले सकते हैं, या आप साथ में कोई और ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं। लाइक दिस थिंग इज अलाउड बिकॉज द आइडिया इज दैट एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। तारे जमीन पर, राइट? नर्चरिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल रादर देन वन साइज फिट्स ऑल मॉडल, ये चीज करनी है। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट इट हैज टू बी डन। तो ये इसका एक तरीका होना चाहिए, मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट बननी चाहिए। रिपोर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक और कमेटी बननी चाहिए। ये तो ठीक है, टास्क फोर्स बनी है, लेकिन सरकारें तब तक एक्ट नहीं करती जब तक सरकार के ऊपर से किसी का डंडा ना हो। और वो डंडा, व्हाट कैन बी बेटर देन जुडिशियल? तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को वाकई में बहुत अच्छे से ले, तो वो एक मॉनिटरिंग के लिए भी कमेटी बाद में बना सकती है कि हाँ, ये एक्शन पॉइंट्स हैं, अब सरकारें इस तरह से करेंगी। बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड होगी, बच्चों को साइकोलॉजिस्ट्स या साइकाइट्रिस्ट स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोवाइड होंगे, उनके लिए ऑल्टरनेटिव लेट्स से जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, उनके लिए ऐसे किया जाएगा, वैसे वट एवर द एक्शन प्लान इज, वो इम्प्लीमेंट हो, यानी कि चीज को कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। ये बड़ा जरूरी है। अदरवाइज ऐसी बहुत सी कमिटीज और टास्क फोर्सेस पहले बनी हैं, उनकी रिपोर्ट्स आज भी धूल फांक रही हैं। दैट शुड नॉट हैपन। देन ये एक आर्टिकल है, हालांकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस यू हैव लॉ एज एन ऑप्शनल। इसमें आपको सिंपल तरीके में बताऊंगा, आई विल नॉट गो मच इन टू डिटेल बिकॉज इट्स मोर लाइक अ लॉ ऑप्शनल आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि प्रेपरेशन फॉर रेप एंड अटेम्प्ट टू कमिट रेप में क्या फर्क होता है। प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट। तो रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट दी है, जिसमें एक रेप का केस था, अटेम्प्टेड रेप का केस था। उसमें इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी माइनर के ब्रेस्ट्स को दबाया जाता है, या breaking the string of the pajama of that girl who is about to be raped, it does not amount to attempt to rape, it is only preparation। यानी कि हमें क्लियरली पता हो कि प्रेपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फर्क होता है। क्यों ये पता होना जरूरी है? क्योंकि प्रेपरेशन के लिए कोई सजा नहीं होती है, अटेम्प्ट के लिए सजा होती है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक और ऑफेंस को इसका पैरेलल लेके चलते हैं। लेट्स से आई वॉन्ट टू किल समवन, आई वॉन्ट टू किल समवन। अब ये दिमाग में मेरे आइडिया आया, अभी तो प्रेपरेशन भी नहीं हुई है, अभी अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है, तो मेरे माइंड में आइडिया है कि मैंने इस इंसान को मारना है। तो अब इसमें प्रेपरेशन क्या होगी? प्रेपरेशन ये होगी कि मैं उसका पीछा करूंगा, मैं उसकी रेकी करूंगा कि ये कहाँ से कहाँ जाता है, कितने बजे कहाँ से निकलता है, राइट? तो एक तो हो गया, उसका सर्वे किया मैंने कि भाई वो कहाँ से कहाँ कितने बजे जाता है। सो दिस इज लोकेशन सर्वे।
दूसरा मैं कोई वेपन प्रोक्योर करूंगा, मे बी ये चाकू होगा, लेट्स से। तो अब ये जो है ये प्रेपरेशन है। अटेम्प्ट कब होगा? जब मैं वाकई में आई एक्ट ऑन इट। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन ऑलवेज प्रीसीड्स अटेम्प्ट। पहले आप प्रिपेयर करोगे तब आप अटेम्प्ट करोगे। तो प्रेपरेशन पहले आती है, उसके बाद यू हैव टू एक्ट। अब एक्ट में भी मल्टीपल एक्ट्स होते हैं। जैसे अगर इस केस में मुझे आगे परस्यू करना हो तो मैं पहले उस इंसान का पीछा करूंगा, फिर मैं उस इंसान के बिल्कुल पास पहुंच जाऊंगा, फिर मैं अपनी जेब से वेपन निकालूंगा, फिर मैं उसको पकड़ूंगा, फिर मैं वेपन मारूंगा। द मोमेंट दैट वेपन हिट्स द पर्सन, द क्राइम इज कमिटेड। फिर वो अटेम्प्ट नहीं रह जाएगा। तो अब एक्ट्स में भी मल्टीपल एक्ट्स हैं, 1 2 3 4। अब इसमें जो लास्ट एक्ट है, दिस इज द क्राइम इटसेल्फ। यानी कि मैंने चाकू मार दिया उस बंदे को, तो क्राइम कमिट हो गया। तो अटेम्प्ट तो उससे पहले होगा। यानी कि जो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होता है, सेकंड लास्ट एक्ट जो होता है, यानी कि क्राइम कमिट करने से एन पहले, उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट एक्ट। अब पेनल्टीमेट एक्ट इस केस में क्या होगा? पेनल्टीमेट एक्ट होगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं और पीछा करते करते मैंने उसे पकड़ लिया है और जेब से वेपन निकाल लिया है। इस स्टेज पे अगर मुझे रोक लिया जाता है, देन इट इज अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा मुझ पे, अगर इस स्टेज पे पकड़ लिया जाता है। या अगर मैंने उसे एक आधा चाकू मार भी दिया, लेकिन वो ज्यादा लीथल जगह पे नहीं मारा और वो बंदा बच गया, देन दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर मैंने उसे चाकू ऐसी जगह मारा या इतनी बार मार दिया कि वो बंदा मर गया, देन दैट इज क्राइम। लेकिन अगर वो बच गया, तो पेनल्टीमेट एक्ट, यानी कि उसके मरने से एक स्टेप पहले जो मैंने एक्ट कमिट किया, दैट अमाउंट्स टू अटेम्प्ट। और उससे पहले सारी प्रेपरेशन की जानी है। अब अगर ये सब चीजें इस केस में लगा के देखी जाए, तो यहाँ पे जिस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होना था उसको पकड़ना और उसकी पैंट्स को लूज करना, अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट इट इज प्रेपरेशन। बट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये अटेम्प्ट है। बिकॉज इसके बाद द ओनली एक्ट दैट वाज रिमेनिंग टू बी डन वाज द रेप इटसेल्फ। दैट मीन्स इसके बाद ये पेनल्टीमेट एक्ट हुआ। प्रेपरेशन तो वो हुई कि आप उस बच्चे को उठा के कहीं लेके जा रहे हैं जहां पे आपने वो क्राइम कमिट करना है, दैट इज प्रेपरेशन। लेकिन जब आपने उसको टच किया, आपने उसके कपड़े उतारे, दैट अमाउंट्स टू अटेम्प्ट। तो ये काफी डिस्टर्बिंग जजमेंट है। अगर आप लोगों का लॉ ऑप्शनल है या आपने कुछ इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ा है, एक हाई कोर्ट का इस तरह की जजमेंट देना काफी ज्यादा गलत था। और ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसको कंडेम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, and I quote, some of the observations made in the impugned order depict a total lack of sensitivity on the part of the author of the judgment. बिल्कुल इनसेंसिटिव जजमेंट थी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एंड इट इज। तो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये दो एक्ट्स प्रेपरेशन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट्स अटेम्प्ट के दायरे में आते हैं, बिकॉज दीज आर पेनल्टीमेट एक्ट्स। इसके बाद द क्राइम इज देयर, इसके बाद तो आप क्राइम ही करोगे। तो ये प्रेपरेशन नहीं थी, ये अटेम्प्ट था। उससे फर्क ये पड़ता है कि अगर आप इसको प्रेपरेशन कह रहे हैं तो आप इसको किसी हल्के सेक्शन में जैसे 354 आईपीसी में रख देंगे, अटेम्प्ट टू डिसरोब द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, या अटेम्प्ट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, जिसमें 1 से 5 साल तक की सजा हो जाती है। लेकिन अगर ये अटेम्प्ट टू रेप में आता है, और ऑफ कोर्स वो भी पॉक्सो में, तो फिर इसके अंदर जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर, राइट। तो अटेम्प्ट में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए, फिर प्रेपरेशन होनी चाहिए, और फिर यू हैव टू एक्ट टूवर्ड्स इट। और एक्ट में भी पेनल्टीमेट एक्ट हो ये जरूरी नहीं है, बस एक्ट करना जरूरी है। अब इस केस में इंटेंशन थी उनकी, ऑफ कोर्स ये प्रूव हो जाता है। प्रेपरेशन भी की उन्होंने, उस बच्चे को वो उठा के ले गए, और दे एक्टेड टूवर्ड्स इट, यानी कि उन्होंने कोई एक्ट किया। ये जो क्राइम था ये उनके दिमाग में नहीं था, उन्होंने उसके लिए कुछ टेंजिबली कुछ कर दिया, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, कुछ भी किया। तो पेनल्टीमेट एक्ट जो होता है, जो कि उन्होंने कर दिया था, दिस एक्चुअली अमाउंट्स टू अटेम्प्ट। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निजेंस ली है इस केस की। मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू डिसाइड इन दिस वे। और एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब केस में भी कहा गया था, अटेम्प्ट बिगिंस वेयर प्रेपरेशन एंड्स। तो अभी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देगा कि क्या उनकी प्रेपरेशन खत्म हो गई थी और अटेम्प्ट शुरू हो गया था, या अभी प्रेपरेशन चल रही थी। अकॉर्डिंग टू
Allahabad High Court, the preparation was still in process. उसके बाद ये जो एक GAIA जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक ऑब्जर्वेटरी है, इसे अब रिटायर कर दिया गया है। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने GAIA यानी कि ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स लॉन्च किया था, जो कि काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें एक फोटोमीटर है और इसमें कैमरा है, सब कुछ है। तो इसने पिछले 10-12 साल में हमारी गैलेक्सी की 3 ट्रिलियन फोटोज खींची हैं। 3 ट्रिलियन यानी कि 3 लाख करोड़ फोटोज इसने क्लिक की है, जिसमें 2 बिलियन स्टार्स कवर की हैं। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो गैलेक्सी वे है, मिल्की वे गैलेक्सी है, सॉरी हमारी मिल्की वे, इसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं और इसने फोटोग्राफ्स क्लिक की हैं 2 बिलियन की, जो कि अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो सिर्फ 2% बनता है पूरी गैलेक्सी का, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स इट कैन ऑफर ह्यूज इंसाइट्स इनटू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, इनटू द क्रिएशन ऑफ दिस गैलेक्सी, किस तरह से एक गैलेक्सी दूसरे से इंटरेक्ट करती है। ब्लैक होल्स की 2000 लाइट ईयर्स दूर तक के ब्लैक होल्स की और ग्रेविटेशनल वेव्स की फोटोग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि 1 करोड़ 1 बिलियन पिक्सल का कैमरा है। 1 बिलियन पिक्सल, 1 करोड़ नहीं, 1 बिलियन में 9 जीरोस होती हैं, यानी कि 100 करोड़ पिक्सल का कैमरा है इसमें, जो कि स्पेस का सबसे एडवांस्ड कैमरा है। तो इसको अब रिटायर कर दिया गया है और इसने 2 बिलियन स्टार्स की 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन हमें भेजी हैं, जिसके बेस पे 13,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस हो चुकी हैं ऑलरेडी। सच एन अमेजिंग प्रोजेक्ट इट हैज बीन। इसकी जो लोकेशन रही है वो लैग्रेंज पॉइंट 2 पे रही है। L1 L2 L3 L4 L5 पॉइंट्स होते हैं इंडिया, वर्ल्ड यानी कि ग्लोब और सन के बीच में। तो ये L2 पॉइंट के ऊपर स्टेशन था, जो कि अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है, 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। तो इस डिजिटल कैमरा में 1 बिलियन पिक्सल्स का कैमरा है इसका। एंड इसकी ऑब्जर्वेशंस में काफी कुछ इसने हमें बताया है, जिसमें एक सबसे मेन पॉइंट ये था कि जो शेप है मिल्की वे गैलेक्सी की, वो एक सेंट्रल बार विद स्पाइरल आर्म्स है, जो हम बड़ी एक पॉपुलर फोटो मिल्की वे गैलेक्सी की देखते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ GAIA's ऑब्जर्वेशन। इसी तरह पिछले साल अप्रैल में इसी ऑब्जर्वेटरी ने डिस्कवर किया था एक स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल, जो कि सन के मास से 33 टाइम्स ज्यादा मास रखता है और 2000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इसने 1.5 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट किया है और उनका ऑर्बिट भी प्रोजेक्ट किया है, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें से कोई अर्थ के लिए थ्रेट तो नहीं आने वाले टाइम में। काफी ज्यादा रेलिवेंट ये स्टडीज रही हैं और इसने मिल्की वे गैलेक्सी के 100 बिलियन स्टार्स में से 2% को मैप कर लिया है। इट्स अ वेरी एडवांस्ड स्टडी और अभी तो इतना ज्यादा इसने डेटा हमें इकट्ठा करके दे दिया है, जिसे एनालाइज करते करते हमें सालों लग जाएंगे। सो इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट बट इट इज नाउ बीइंग रिटायर्ड। देन एक और फाइनल आर्टिकल जो हमारा आज एक्सप्लेन में आया हुआ है, इंडियाज डीप सी चैलेंज। इंडिया का जो मिशन है विच इज डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन में समुद्रयान प्रोजेक्ट है हमारा। देखो, हमने स्पेस में बहुत आगे तक चीजें हासिल कर ली हैं। हमने मार्स मिशन भेज दिया है, चांद पे तो हम काफी बार जा रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरिंग द ग्लोब इटसेल्फ, हम आज तक अर्थ की इनर कोर में नहीं पहुंच पाए हैं। चलो अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात नहीं भी करते, हम ओशनोग्राफी की बात करते हैं, तो ओशन की भी डेप्थ तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। एक दो ऐसे एक्सप्लोरेशन मिशन हुए हैं जिसमें हमने मरियाना ट्रेंच को टच किया है, बट मरियाना ट्रेंच करीब करीब 11 किलोमीटर डीप है। एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, अगर हम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसके अंदर डालते हैं तो भी उसके ऊपर 2000 मीटर से ज्यादा जगह बच जाएगी, बिकॉज माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स ऑलमोस्ट हाई। और डीपेस्ट पॉइंट जो अर्थ का है वो 11,000 मीटर के आसपास गहरा है। तो समुद्र को हमें एक्सप्लोर करना है, तो इसके लिए हमने डीप ओशन मिशन या समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। इसके अपने बड़े चैलेंजेस हैं। जब आप पानी में इतना डीप जाना चाहते हो तो जो वाटर प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने एक वो देखा नहीं था, कंट्रोवर्शियल एक प्रोजेक्ट जो हुआ था,
ओशन गेट 2023 में ओशन गेट सबमर्सिबल जो एक अंदर गई थी, जिसमें ओशन गेट के एमडी भी थे, उनका एक बेटा भी था शायद, तो वो इम्प्लोड कर गई थी। इतना प्रेशर था कि वो अंदर ही फट गई और सारे लोग उसमें जो थे वो मारे गए। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर मत्स्य 6000 सबमर्सिबल को सबसे पहले भेजने वाले हैं इस साल के एंड तक। ये मैन्ड मिशन होगा, हमारा पहला डीप सी मैन्ड मिशन होगा, जो कि 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर नीचे जाएगा पानी में, विच इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। तो डीप सी जो है, ये आने वाले वक्त में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे डीप सी रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन हो सकती है, यहाँ पे केबल्स बिछते हैं जो पूरी दुनिया के कम्युनिकेशंस में हेल्प करते हैं, इंटरनेट, पावर, सब कुछ यहाँ से चलता है। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट बनी हुई है, और वो तारें जो पूरी दुनिया में इंटरनेट को चलाती हैं वो समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी रिसेंटली चाइना ने एक डीप सी कटर बनाया है। डीप सी कटर का मतलब है वो वायर्स काट देता है, और वो वायर्स ये पतली सी वायर्स नहीं होती, दे आर लाइक ह्यूज वायर्स, मीटर्स इन डायमीटर, इतनी बड़ी वो वायर्स होती है। तो उनको काटने के लिए एक चाइना ने कटर बनाया। अब क्या गारंटी है कि कल को अगर इंडिया चाइना में कोई डिस्प्यूट होता है तो चाइना उस कटर से जाके इंडिया के नीचे की कुछ ऐसी वायर्स काट दे जिससे पूरे इंडिया में इंटरनेट बंद हो जाए। इमेजिन द काइंड ऑफ कार्नेज इट वुड बी। कितना ज्यादा हमारा इकोनॉमिक नुकसान हो जाएगा, कितना ज्यादा हमारा सिक्योरिटी का नुकसान हो जाएगा। बिना एक भी गोली फायर किए चाइना अगर कुछ केबल्स काट दे तो वो किसी भी देश के इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर सकता है। दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई ऑफेंसिव ना करें, लेकिन हम एटलीस्ट खुद को डिफेंड कर पाए, तो हमें डीप सी मिशन को सीरियसली लेना होगा। अभी तक हम इस मिशन को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ही मान रहे हैं, जो कि ये है भी, लेकिन जब हम इसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस को सीरियसली लेना शुरू करेंगे तब हम इसके लिए ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, हम इसके लिए अच्छे फंड्स एलोकेट करेंगे, हम इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पेरेटिव, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग, द ऑथर इज सेइंग, कि भाई हमें इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए, हमें इसके लिए एक अलग से फंड्स इशू करने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज मिलने चाहिए, इंस्टीट्यूट बनना चाहिए डीप सी रिसर्च के ऊपर। एंड कंसिडरिंग कि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो हमारी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक, यानी कि 370 किलोमीटर दूर तक है, उसकी एवरेज डेप्थ 3.25 किलोमीटर है, यानी कि 3741 मीटर्स है। तो हमें तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इतने बड़े एरिया को, यानी कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर है, अगर हम अंडमान और लक्षद्वीप को भी ज्वाइन कर लें, 7600 किलोमीटर्स के आसपास है। अगर हमें 7600 किलोमीटर्स, जो कि 370 किलोमीटर चौड़ा है, कितने हजार कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हो गया, इस सारे एरिया में अगर हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, ये यूटिलाइज करना है और सिक्योरिटी को बोल्स्टर करना है, तो डीप सी मिशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, फिर हमें अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, जिसमें अंडर सी केबल्स आ जाती हैं, पाइपलाइंस आ जाती हैं, सबमरीन्स आ जाती हैं, इंटरनेट ट्रैफिक सारा वहां से जाता है, राइट। तो इंडिया को अब क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि अच्छा रिसोर्सेज एलोकेट करें हम इसको। सेकंड, एकेडमिक एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज अंडर सी में हम बढ़ाएं। थर्ड, हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो ये एक नया ही एरिया है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है, अभी तक हम इसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। किन कंट्रीज ने अब तक इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है? चाइना, फ्रांस, जापान, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूएस। इन सब ने बहुत पैसा लगाया है डीप सी एक्सप्लोरेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, एंड दे आर रीपिंग रिच डिविडेंड्स ऑफ इट। 2018 में जाके कितना लेट हमने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, बट अब हमें क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने चाहिए डीप सी रिसर्च में, पहला पॉइंट। सेकेंडली, वी नीड टू इंसेंटिवाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ डीप ओशन साइंस एंड इंजीनियरिंग टू जनरस फंडिंग, यानी कि फंडिंग जो है हमारा दूसरा पॉइंट होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंडिंग करें हम। तीसरा,
जो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट है उसे एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बनाया जाए, जिसे कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर मिल सके। दिस पॉइंट नंबर 3। तो ये 3 स्टेप्स तो हमें डायरेक्टली ले लेने चाहिए अगर हम अंडर सी रिसर्च को सीरियसली लेते हैं। उसके बाद वेल फंडेड, टाइम बाउंड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन मिशन। यानी कि चौथी चीज हमारी आ जाती है पॉलिटिकल विल। यहाँ पे मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं बोलूंगा कि हमें होनी चाहिए, बिकॉज वो है। ऑलरेडी इंडिया के पास इतने अच्छे साइंटिस्ट, इतने अच्छे ब्रेन्स हैं कि वो ये सब कर सकते हैं। बात है फंडिंग देने की, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, पॉलिटिकल विल की, और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनने की, इस तरह का इकोसिस्टम बनने की। क्योंकि डीप सी एक अनएक्सप्लोर्ड या रादर अनएक्सप्लोर्ड, हिदर टू अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जिसे अब आगे एक्सप्लोर करना जरूरी है। एंड नॉट ओनली, अगेन, नॉट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव एज वेल। इनफैक्ट इंडिया को इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म, जैसे कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई एक 10 ईयर प्लान जैसा कुछ बनाना चाहिए, ताकि इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, स्टेक होल्डर्स आए इसमें, ऑल दोज थिंग्स। और इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि जितनी भी डीप सी टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करेंगे वो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज होंगी। वही वेसल्स और इक्विपमेंट जो ओशन रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज हो रही हैं, वही कंफ्लिक्ट के टाइम पे भी यूज होंगी। अब आज अगर हम मत्स्य 6000 को उतार रहे हैं एज अ मैन्ड व्हीकल, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिसर्च करके वापस आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर चाइना हाइपोथेटिकली कभी अपना केबल कटर, जो डीप सी केबल कटर है, उसको भेज देता है इंडिया के पास, तो इंडिया भी मत्स्य 6000 जैसा कोई एक सबमर्सिबल व्हीकल उसको काउंटर करने के लिए भेज सकता है। So these things have dual use purpose. One is economic, one is security. जब हम इस पर्सपेक्टिव को देखना शुरू कर देंगे, तब हमें जस्टिफाइड लगेगा कि हाँ, डीप सी रिसर्च के लिए हम पैसा दे दें, क्योंकि भाई अब ये पैसा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने उत्तराखंड में जब 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी, तो कई लोगों ने उसको अपोज किया कि भाई 12,000 करोड़ रुपए जो है आप एक सिंपल हाईवे बनाने के लिए क्यों दे रहे हो एक स्टेट में। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई इसका पर्पस सिर्फ 4 धाम की यात्रा को अच्छा करना नहीं है, वो तो एक एडेड बेनिफिट है। इसका पर्पस है चाइना के बॉर्डर तक 4 लेन कनेक्टिविटी देना, जिससे कि आर्मी की मूवमेंट वहां तक इंश्योर की जा सके। सो इट इज ओनली व्हेन द नेशनल सिक्योरिटी एलिमेंट वाज एडेड इट सीम जस्टिफाइड। इसी तरह से यहाँ पे भी जब हम नेशनल सिक्योरिटी एलिमेंट ऐड करते हैं, और बिना मतलब नहीं, इट्स एक्चुअली अ पोटेंशियल, तो जब हम इसको ऐड करेंगे और इसको उस ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ओनली देन इट मेक सेंस। राइट, काफी अच्छा ये आर्टिकल था। दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। काफी कुछ अच्छा आया हुआ था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड टेक केयर।